आप देख रहे हैं ल्यूसेंट और क्राउन का निचोड़ सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे साइंस को और साइंस के एक एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपके सामने निचोड़ करके रख दिया जाएगा और इसके बाद आपको साइंस के पर जो क्वेश्चंस है वो तकलीफ नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। यकीन मानिए इस सीरीज के बाद आप साइंस में मास्टरी हासिल कर लेंगे और इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना होगा। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से, लिसेंट से और क्राउन से। उसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में विस्तार पूर्वक हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे और वहां भी हम पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स में मोशन एंड फोर्स का पार्ट 1। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ वीडियो दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा, परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट को पहुंचाने के लिए, आप तक एक बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट पहुंचाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में मोशन एंड फोर्स का पार्ट 1। आप यहां पर देख रहे होंगे मोशन और फोर्स। मोशन का मतलब क्या होता है? तो मोशन का मतलब आप जानते होंगे गति। गति डायनेमिक्स है ना, तो गति और बल। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति और बल, मोशन और फोर्स। तो एक एक करके इसको कवर करेंगे। पहले मोशन करेंगे, फिर फोर्स करेंगे और सब कुछ बहुत ध्यान से आपको देखना है, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वह लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, वह रेस्ट कंडीशन में कब कहलाता है और वह गतिशील अवस्था में कब कहलाता है, वह विराम अवस्था में कब कहलाता है, गतिशील अवस्था में कब कहलाता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर हम अगर हिंदी रहेगा तो इंग्लिश में, इंग्लिश रहेगा तो हिंदी में आपको यहां पर बताते चलेंगे, जिससे अगर आप किसी भी मीडियम से हो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। रेस्ट कंडीशन का मतलब होता है विराम अवस्था में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी सामान, चीज, कुछ भी हो, वह विराम अवस्था में कब कहलाएगा? वह विराम अवस्था में तब कहलाएगा जबकि वह अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करता हो। वह अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करता हो, वह कहलाता है विराम अवस्था में, वह कहलाता है रेस्ट कंडीशन में। आप समझ सकते हैं इस बात से कि यहां पर आप एक ट्री को देख रहे होंगे, यहां पर आप एक पेड़ को देख रहे होंगे। आप जब इसको आज देखिए और फिर 5 दिन के बाद देखिए या फिर 1 साल के बाद देखिए, 10 साल के बाद देखिए, क्या यह अपने जगह से खिसक करके दूसरे जगह पर चली जाती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? यह पेड़ किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है। यह अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब यह रेस्ट कंडीशन में है। देखिए यहां पर एक बाबू बहुत ध्यान से, बहुत मन से सोया हुआ है, लेकिन अभी यह किस कंडीशन में है? जब यह सोया हुआ है तो क्या यह अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब यह भी विराम अवस्था में है। लेकिन आप यहां पर एक देखिएगा, एक कार है और कार अगर चल रही है, कार अगर चल रही है रोड पर, तो इसका मतलब क्या है? यह अपने पोजीशन को समय के साथ, ध्यान रखिएगा, हमेशा बात हो रहा है समय के साथ। तो यहां पर सब बात होगा समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम अगर अभी आपसे बोल रहे हैं तो 2 मिनट के बाद समय तो आगे बढ़ ही रहा है, समय तो चलता जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो समय का घोड़ा चलते रहेगा। तो कुछ भी दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है समय के साथ हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ चेंज नहीं कर रहा अपने पोजीशन को, तो वह किस अवस्था में है? रेस्ट कंडीशन में है। अगर समय के साथ वह अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो किस अवस्था में है? वह गतिशील अवस्था में है, वह मोशन अवस्था में है, वह डायनामिक कंडीशन में है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। देखिए मोशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज हो रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, अगर वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, अगर समय के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वह क्या है? मोशन है। अगर समय के साथ पोजीशन में चेंज करेगा तो इसका मतलब क्या है? वह एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस तय कर लेगा। तो आप बताइए कि मोशन
है उसके भी कुछ टाइप्स हैं क्या? मोशन के कुछ गति के कुछ प्रकार हैं, तो अलग-अलग प्रकार हैं, बस काम तो एक ही है कि समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर अलग-अलग तरीके से चेंज कर रहा है, तो वो अलग-अलग प्रकार का गति हो जाता है। बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मोशन के 2, 3, 4 टाइप को हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है लीनियर मोशन, जिसको हिंदी में अगर आप कहेंगे तो रेखीय गति, और अंग्रेजों की भाषा में कहेंगे तो लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन में अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट गति करता हो, एक लाइन में गति करता हो, एक रेखा में गति करता हो, तो वह मोशन कहलाता है लीनियर मोशन। अगर वह लाइन सीधी हो तो कैसा मोशन? वह लाइन अगर सीधा होगा तो वह कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर लाइन इस प्रकार से हो जाए, अगर लाइन उबड़-खाबड़ वक्र कर्व टाइप से हो जाए, तो वह कैसा गति कहलाएगा? कर्विलिनियर मोशन। तो समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, अगर वह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो किसी एक लाइन पर, लेकिन लाइन सीधी रेखा में है, तो वह रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। और रेक्टिलिनियर मोशन को कहते हैं सीधी रेखा में गति। क्या कहते हैं? सीधी रेखा में गति। जैसा कि अगर कोई हम लोग कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाता है कोई, तो सीधी रेखा में कोई रोड है, सड़क है, और सड़क पर अगर कार लेकर के हम निकल गए तो लंबा दूरी तय करते हैं, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, सीधी सड़क है, तो वहां पर जो हम गति करेंगे वो कैसा गति करेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन में हमारा कार चलेगा। लेकिन अगर अगर रोलर कोस्टर आप यहां पर देख रहे होंगे, कभी आप रोलर कोस्टर पर जरूर चढ़े होंगे, तो रोलर कोस्टर जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो रोलर कोस्टर कैसा गति करता है? इस तरह से गति करता है। तो अगर इस तरह से गति कर रहा हो, मतलब कि गति हो रहा है, लाइन में हो रहा है, लेकिन लाइन उबड़-खाबड़ है, कर्विलिनियर है, कर्व वाला है, वक्र वाला है, तो कहला जाएगा वह क्या? कर्विलिनियर गति। अगला देखिए क्या है? रोटरी मोशन, यानी कि जो मोशन ही हो रहा है लेकिन अलग-अलग प्रकार से हो रहा है, अलग-अलग मीडियम से हो रहा है, अलग-अलग मेथड से हो रहा है, तो वह मोशन का टाइप बन जाता है रोटरी मोशन, या फिर इसी को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे सर्कुलर मोशन, रोटरी मोशन, मतलब रोटेटिंग कंडीशन में जब किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग में अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर गति करे एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्तीय पाथ में, तो कहलाता है वह चक्रीय गति, रोटरी मोशन। अगला देखिए ऑसिलेटरी मोशन। यहां पर आप देख रहे होंगे रोटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब दोलन गति होता है, या फिर इसे पीरियोडिक मोशन भी कह देते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। कोई कोई लिनियर मोशन को ट्रांसलेशन मोशन भी कह देता है। तो आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि क्या मोशन के टाइप है, बस यहां से एक समझ हो जाना चाहिए कि मोशन का टाइप कितने टाइप का होता है। देखिए यहां पर बउआ है जो कि किसी एक पॉइंट के क्रॉस क्या कर रहा है, यहाँ से पेंडुलम के जैसा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टू एंड फ्रो मोशन जिसको कहता है। एक पॉइंट के क्रॉस क्या करता है, ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इस तरह से मोशन कर रहा है। हम लोग पेंडुलम जब पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको कि जो पीरियोडिक मोशन होता है, पेंडुलम क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वाला मोशन में जो बच्चा है, ये वाला, वो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मोशन के टाइप भी हो सकते हैं। मोशन तो हम लोग समझ लिए कि मोशन क्या है, गतिशील अवस्था में क्या होता है, जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपने अपने पोजीशन में, अपनी स्थिति में अगर समय के साथ चेंज करे, तो वह कहलाता है मोशन में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिए मोशन देख लिया, रेस्ट देख लिया, तो एक ऐसा राशि जो होता है, अलग अलग टाइप की राशि, कि मोशन में अगर कहे कि वेलोसिटी किस टाइप का राशि है, सदिश है या फिर अदिश है, या फिर आपसे बोले कि फोर्स कैसा राशि है, कैसा क्वांटिटी है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझने का यहाँ पर जरूरत है कि अदिश और सदिश क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। दो भाई है अदिश और सदिश, दो भाई है अदिश और सदिश, इसके उसी को अंग्रेजों की भाषा में स्केलर और वेक्टर कहते हैं। अंग्रेजों की भाषा में उसी को स्केलर और वेक्टर कहते हैं। एक होता है टेंसर, लेकिन हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, उतना मायने नहीं रखेगा। तो देखिए क्या होता है स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश राशि, स्केलर का मतलब अदिश राशि, और याद रखिएगा अदिश राशि वो राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण,
उसके पास कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होता, उसे कहते हैं अदिश राशि। एक ऐसा राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, वो होता है अदिश राशि, वो होता है अदिश राशि। याद रखिएगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर आपको मैंने एक घूसा मारा तो अगर कहेंगे अरे भाई तुम तो बहुत तगड़ा घूसा मारे हो, किस फोर्स के साथ, मतलब 10 न्यूटन के फोर्स के साथ तुमने मुझे एक घूसा मारा उतने बल के साथ। तो यहां पर मैंने क्या बताया, कोई डायरेक्शन तो नहीं बताया। अगर आपको कहें कि मेरा जो मास है वो कितना है, इतना केजी है, 10 केजी है, तो 10 केजी क्या नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताया। तो जब कोई डायरेक्शन नहीं हो किसी क्वांटिटी का, केवल उसका मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, तो उसे कहते हैं अदिश राशि। यहां पर आप देख रहे होंगे स्केलर मतलब केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं परिमाण, और डायरेक्शन मतलब दिशा, कोई दिशा उसके पास नहीं होता। तो बस यही होता है स्केलर। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे मास है, मास अगर 10 केजी 20 केजी जो भी है, तो क्या उसका कोई डायरेक्शन आप सुने हैं, कभी नहीं सुने हैं, इसका मतलब वो अदिश राशि है। स्पीड जो होता है भैया, स्पीड केवल ये है कि कितना रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी यहां से गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी यहां पर गई, मतलब कितना केवल उसमें रफ्तार था। वो अगर मैग्नीट्यूड उसका बता दिया जाए तो वो कहलाता है स्पीड। वो क्या कहलाता है, स्पीड। हमने क्या किया, हमने उसका डायरेक्शन नहीं बताया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी पूरब की ओर गई है, ईस्ट की ओर गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर गई, तो वहां पर मैंने उसका डायरेक्शन भी बता दिया, तो वो स्पीड नहीं होगा। वो आगे बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताया, तो वो क्या हो जाता है, अगर केवल मैग्नीट्यूड बताया तो वो होता है स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है, दूरी, दूरी जो होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे कि हम अगर यहां से कोई जर्नी स्टार्ट किए, ए पॉइंट से कोई जर्नी स्टार्ट किए और बी पॉइंट पर हमें जाना है, और हम कैसे कैसे इधर उधर ऐसे ऐसे करके घूमते फिरते बी तक गए, तो पूरा जो हमने जर्नी किया, जो यहां पर जो मैग्नीट्यूड हमने तय किया, जो परिमाण, जो रास्ते का लंबाई जितना भी था, जितना पूरा लंबाई तय किया, तो वहां पर हमने मैग्नीट्यूड बता दिया। लेकिन किस डायरेक्शन से, किस प्रकार से, किस डायरेक्शन से, किस दिशा से हम बी के पास आए वो नहीं बताए, तो वो हो जाता है दूरी। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि अदिश राशि वो राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। और याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट इस प्रकार से करते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर वेक्टर के ऊपर एरो का सिंबल है तो इसका मतलब कि यह इसके डायरेक्शन को बता रहा है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही उसका डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, तो वह होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे कि अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमने क्या बताया कि कोई कार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, तो वो क्या है, वेलोसिटी है। हमने दिशा भी बताया, उसका मैग्नीट्यूड भी बताया। अगर डिस्टेंस जो था उसमें हमने उसका डायरेक्शन नहीं बताया था, बस ये बताया था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना दूरी उसने तय किया, उसकी लंबाई कितनी थी, उसने जो दूरी तय किया वो कितना दूरी, कितना लंबा दूरी तय किया, बस उसका मैग्नीट्यूड हमने बताया था। किस डायरेक्शन से आया वो नहीं बताया, तो वो डिस्टेंस था। लेकिन अगर हम डायरेक्शन बता दें तो वही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां आप समझ जाइए इस बात को, वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। अच्छा, वेक्टर को डिनोट इस प्रकार से करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है अगर हम किसी को तो लॉग लगा देते हैं, वो अलग चीज है, मॉड लगा देते हैं, मॉड्यूलस जिसको कहते हैं, तो वो सब बहुत लंबी मतलब डीप में उतना नहीं जाना है। बस ये है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी आप समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी ये भी आप समझ गए। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, इंपल्स पढ़ेंगे, सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा, कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा। एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, जिसको आप त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, जब थोड़ा सा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, अचानक से गाड़ी खाली देखते हैं, रोड खाली देखते हैं, क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब आप कुछ कहीं पर हीरो बनना है, जैसे दिखाना है किसी को, तो 50 किलोमीटर भी मार देते हैं, 80 भी मार देते हैं। तो ये सब क्या है,
एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट करना हुआ और उसमें एक्सेलरेट में क्या होता है, वो डायरेक्शन कैसे उसमें आता है, ये सब कुछ हम लोग आगे बात करने वाले हैं। मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या देख लिए, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। आगे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, डिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे समय के साथ, तो ये बताइए कि जब पोजीशन चेंज करेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा या नहीं। जी हां, करेगा। तो वही दूरी क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग कैसे हो गया, अलग अलग कैसे हो गया। एक में डायरेक्शन दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक में डायरेक्शन नहीं दिया, बस केवल मैग्नीट्यूड दिया तो केवल उसका डिस्टेंस हो जाता है। आप समझ गए। तो याद रखिएगा, हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। माना हम कोई एक जर्नी है, ए पॉइंट से स्टार्ट किए, तो हमारा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पॉइंट या फिर जो शुरुआती पॉइंट होता है, जो प्रारंभिक बिंदु होता है, वो हो गया ए, और जो अंतिम बिंदु जिसे फाइनल पॉइंट कहते हैं वो हो गया बी। हमको ए से बी तक आना है, हमको ए से बी तक आना है। और एक लड़का है जो कि घुमक्कड़ है, तो वो क्या किया, ए से बी तक इस रास्ते से गया, ऐसे ऐसे घूमते 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 अपना जो दोस्त यार या फिर जो दोस्ताइन वगैरह सबके घर घूरते घारते वो बी पॉइंट पर आया। तो ए से बी तक आने में वो क्या किया, कोई डायरेक्शन का वो क्या किया, वैल्यू नहीं दिया, कोई डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा। बस क्या किया, ए से बी तक हमें पहुंचना है, तो बस मटरगश्ती करते हुए, लंबा दूरी तय करते हुए, किसी भी डायरेक्शन में हम ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे। तो ए से बी तक अगर हम जो जितनी दूरी हमने तय की है, उस पूरे पाथ का जो लंबाई होता है, पूरे पाथ का लंबाई, याद रखिएगा, पूरे पाथ की लंबाई का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, हमने कितना दूरी तय किया ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में हमने कितना दूरी तय किया, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो याद रखिएगा वो है आपका दूरी, वो है आपका डिस्टेंस। उसमें हमने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा, उसमें डायरेक्शन का ध्यान हमने नहीं रखा। तो अगर डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाए, पूरे पाथ का लंबाई को अगर पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड उसका परिमाण पूछ लिया जाए, तो वो डिस्टेंस होता है। और अगर बात करें डिस्टेंस जो कि पूरी लंबाई होती है किसी पाथ की, तो क्या कभी डिस्टेंस निगेटिव में जा सकता है, क्या कभी लेंथ लंबाई निगेटिव होता है क्या किसी का, जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल दिया है, अगर कोई बॉडी चल दिया, थोड़ा सा भी चला, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ दूरी तय किया, तो जीरो तो हो नहीं सकता। अगर चल दिया है तो ठीक है, चल दिया थोड़ा सा, जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव तो होगा ही नहीं। लेंथ है, हम पूरा लेंथ को लेते हैं, निगेटिव होगा नहीं, तो क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। और जीरो कब होगा, जब दूरी वो तय ही नहीं किया, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो यहां से हमने क्या समझा कि जो डिस्टेंस है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक तेज बच्चा हमारे पास आया जो कि पूरा एकदम डायरेक्टेड है, अपने लक्ष्य की ओर डायरेक्टेड है। उसको बोला कि तुम्हें ए से बी तक जाना है, क्या 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 कि तुम्हें ए से बी तक जाना है। और उसने खोज लिया एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक सूक्ष्म, एक सबसे छोटा रास्ता खोज लिया, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का एक सबसे छोटा रास्ता, एक डायरेक्शन के थ्रू, एक डायरेक्शन, एक दिशा में उसने खोज लिया। और ए से बी तक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, अगर हम उस रास्ते को तय करके जाएं तो हम कहेंगे हमने क्या किया, विस्थापन किया, हमने डिस्प्लेसमेंट किया। और किधर से, ए से बी की ओर गए और उसका डायरेक्शन भी बताएं, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। और इसका एक फिक्स फाइनाइट डिफिनिट डायरेक्शन होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो हम डायरेक्शन भी बताएंगे और मैग्नीट्यूड भी बताएंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया। ठीक है, डायरेक्शन भी बताया और मैग्नीट्यूड भी बताया। और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा, सबसे छोटी दूरी, सबसे कम दूरी। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का। याद हो गया? अब देखिए हम यहां पर देखते हैं कि एक इसका डायरेक्शन होता है। अच्छा, डिस्टेंस हमने देखा था कि वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो हो सकता है कब? जबकि कोई दूरी ही नहीं तय करे, चुपचाप बैठा रहे, कोई रेस्ट कंडीशन में रहे तो जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भैया पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है डिस्प्लेसमेंट। अरे ये क्या बात हो गई? डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वैल्यू भी इसका आएगा, ऋणात्मक भी आएगा और शून्य वैल्यू भी आएगा, मतलब कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बात है? चलिए सर थोड़ा सा इसको समझा दिया जाए, तो चलिए समझा दिया जाता है इसे भी। अच्छा, ये चिंटू है, चिंटू क्या करेगा? ए पॉइंट से इसको बोला गया तुम्हें डी पॉइंट तक पहुंचना है, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचना है। अगर ए पॉइंट से डी पॉइंट तक इसे पहुंचना है तो ये बच्चा क्या किया? ए से गया बी 3 मीटर चला, ये बच्चा क्या किया? बी से गया सी 5 मीटर चला, सी से आया डी तक 3 मीटर चला और ए से डी तक जाने में इसने जितना दूरी तय किया, ए से डी तक जाने में इस रास्ते से जितना दूरी तय किया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताइए? इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो आप क्या करेंगे? सबको वैल्यू को, जो भी वैल्यू यहां पर अलजेब्रिक सम आप कर देंगे, 3 + 5 + 3, तो क्या हो गया? 5 3 8 + 3 11 मीटर इसने ए से डी तक चला और ये इसका डिस्टेंस है। ये इसका क्या है? डिस्टेंस इसने कवर करा कितना? 11 मीटर का। देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं रहा, ये जीरो भी नहीं रहा। अच्छा, यहां पर अगर बोल दिया जाए कि ठीक है इसने डिस्प्लेसमेंट तो तय कर लिया 11 मीटर का, सॉरी डिस्टेंस, लेकिन यह विस्थापन कितना करेगा? अगर ए से डी तक इसको जाना है और ए से डी के बीच की दूरी हम देख रहे हैं 5 मीटर का है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो देखेगा ए से डी के बीच 5 मीटर, ये क्या करेगा? इधर ही पैदल मार देगा और एक डायरेक्शन में मारेगा ए से डी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट किया। क्या? 5 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या था? पूरा एक लेंथ, एक लंबाई जो इसने पूरा पाथ को कवर किया, पूरा पाथ चला, पूरा रास्ता जो इसने तय किया, उसका एक मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण जो होता है डिस्टेंस होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच 5 मीटर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चा क्या किया कि यहां से का चला, ठीक है, ए से गया बी, बी से गया सी और सी से गया डी और डी से फिर आ गया ए, तो ये ए से चला था और ए पर ही चला आया, तो इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच का तो जीरो होगा। तो इसका मतलब कि जहां से चला वहीं को अगर आ गए, जहां से हम चले वहीं अगर आ गए, तो जहां से अगर चलेंगे और वहीं पर आ गए, हमारा इनिशियल पॉइंट जो था वही हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, तो वो कहलाता है कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट? जीरो डिस्प्लेसमेंट किया, जीरो विस्थापन। लेकिन यहां पर डिस्टेंस जीरो हो गया क्या? डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। ये ए से चला 3, बी से चला यहां से चला 5, वहां से चला 3 11 और फिर यहां पर 5 चला, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ए से चला था और ए पर ही जब ये लौट आएगा तो जी जीरो डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्या? जीरो डिस्प्लेसमेंट करेगा। अच्छा, नेगेटिव कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है भैया? देखिए हमने बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, दिशा बताना होता है। अगर कोई आदमी ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चला, इधर 5 मीटर चला, ठीक है, इधर 5 मीटर चला, फिर वहां से 5 मीटर आ गया, ए पर ही आ गया, ठीक है। ए पर जब ये क्या करेगा? 5 मीटर चला और 5 मीटर ये ए पर ही आ गया, तो बताइए क्या किया? ये जीरो डिस्प्लेसमेंट। और जब ये इस डायरेक्शन में चला था तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन अगर ये कहता है, तो जब ये इधर की ओर 5 मीटर आके जीरो डिस्प्लेसमेंट, और जीरो से जब पीछे की ओर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है, और 2 मीटर, तो ये कहलाता है इसका जीरो से इस साइड में, अपने इनिशियल पॉइंट से जब इधर चला था पॉजिटिव डायरेक्शन में और जब यहां फिर से लौट करके आ गया जीरो डिस्प्लेसमेंट, और जीरो डिस्प्लेसमेंट के बाद इस साइड में अपने लेफ्ट साइड में अगर ये चलता है तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इसने किया कितना? 2 मीटर का, -2। और ये माइनस नेगेटिव क्या क्या बताता है? ये इसके डायरेक्शन को बताता है, ये इसके डायरेक्शन को बताता है। नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या बताता है? इसके डायरेक्शन को। तो यहां से क्या हम समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव
भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। जीरो तो आप समझ गए, नेगेटिव भी हो गया और जो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो यहां से ये समझ लिए। अगर ये यहां से ये भी देख सकते हैं कि ए से चला कोई साइकिल लेके बच्चा, इसका घर का दूरी यहां से कितना है 4 मीटर का, और ये पेड़ के बीच का दूरी ये 3 मीटर का। तो अगर ये इसको पेड़ के पास जाना होगा, अगर इसको पेड़ के पास जाना होगा तो इस ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा 4 + 3, ठीक है। यहां से ऐसे गया और यहां से ऐसे गया, ठीक है, 4 + 3 7। और अगर पेड़ के पास इसे ऐसे जाना, ये देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट तय किया कितना 5 मीटर का, 5 मीटर का शॉर्टेज डिस्टेंस। और फिर ये अगर पेड़ यहां से इस पेड़ के पास से चला था और उसी पेड़ के पास आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, शून्य विस्थापन। क्या, शून्य विस्थापन। और अगर यहां से फिर से इधर की ओर आ जाए, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई डिस्टेंस कवर करता है तो बिना डायरेक्शन के, कोई डायरेक्शन नहीं, पूरा जितना रास्ता तय किया है उसको क्या करता है, वो जोड़ लेगा एक साथ, और जोड़ करके वो उसको बता देगा कि हम इतना रास्ता तय करके आ गए। तो वो डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट करता है या फिर डिस्टेंस करता है, मतलब दूरी तय करता है, तो क्या उसके बीच में टाइम नहीं लगा है क्या, तो लगा है। अगर अगर कुछ दूरी तय किए हैं हम तो टाइम तो लगेगा ही। अगर यहां पर हम खड़ा थे ए पॉइंट पर और ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर गए तो टी टी बराबर 0 टाइम पर हम यहां थे, और कुछ ना कुछ बी पर आने में उसे टाइम तो लगा ही होगा। तो यहां पर यह है कि अगर दूरी जो तय करता है कितने समय में, कितने समय में कितना दूरी हमने तय किया, याद रखिएगा, कितने समय में कितना दूरी हमने तय किया वो बताता है स्पीड, वो बताता है चाल। वो क्या होता है उसका चाल, कितने समय में कितना दूरी हमने तय किया या कितने समय में। अगर दूरी की बात करें, अगर दूरी की बात करेंगे, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो अगर दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वो आपको बताएगा चाल, स्पीड बताएगा, ठीक है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो आगे बात करेंगे कि जब डायरेक्शन बताएंगे तो क्या होता है, तो वो आगे बात करेंगे। यहां पर देख लीजिए टाइम एंड स्पीड, स्पीड यानी कि समय और चाल। तो सबसे बड़ा बाप तो बैठा हुआ है टाइम, ठीक है, क्योंकि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय के रेस्पेक्ट में ही हर काम होगा। जो भी फिजिकल फेनोमेनन हमारे चारों ओर हो रहा है वो समय के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, समय को ध्यान में रखकर ही हो रहा है। तो टाइम कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। 10 बज रहा है तो 10 क्या बज रहा है, उसका आपने मैग्नीट्यूड बताया, क्या कोई डायरेक्शन बताया, 10 बज रहा है पूरब में, 10 बज रहा है पश्चिम में, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का यूनिट तो हम जानते हैं सेकंड होता है। टाइम क्या है, किसी भी इवेंट का एक ड्यूरेशन होता है, एक अवधि होता है, वो आपके टाइम को बताता है, ठीक है। आगे देखिए, जितना भी लगभग सारे के सारे, मोस्ट बता दिया तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, इसीलिए लगभग सारे के सारे फिजिकल फेनोमेनन जो भी हो रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही होते हैं। तो टाइम को तो ध्यान रखना ही रखना है। अब हम देख लेते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है, वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड के पास क्या केवल परिमाण है, जी हाँ, स्पीड के पास केवल परिमाण है, स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी जो डिस्टेंस तक कवर करता है, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, जो डिस्टेंस कितने देर में कितने टाइम में वह कवर कर रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो तय कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, उसका स्पीड कहलाता है। अगर कोई आदमी कम टाइम लेकर के ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, कम टाइम लेकर के ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, जैसा हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा। जैसे कि अगर आप ट्रेन पर चले जाएं, ठीक है, अगर ट्रेन पर चले जाएं तो ट्रेन पर जाएंगे और एक प्लेन पर जाएंगे तो ट्रेन पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड क्या है, कम है। और प्लेन में टाइम आपका कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा है। तो यहां से सीधा सा मतलब है कि टाइम अगर कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम। अगर हम पैदल पैदल चलेंगे और कोई बाइक से जाएगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और वो स्पीड ज्यादा है, मतलब कहेंगे ना तुम ज्यादा स्पीड में जा रहे हो। अगर ज्यादा स्पीड में जा रहे हो तो तुम टाइम कम ले रहे हो, क्या, हमेशा टाइम की बात कर रहे हैं। अगर तुम ज्यादा स्पीड में जा रहे हो हमसे तो तुम हमसे टाइम कम ले रहे हो, बस
टाइम का खेला है, ठीक है। तो टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा स्पीड कम, तो सब कुछ टाइम के ऊपर है। तो याद रखिएगा स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दूरी के परिवर्तन की दर को स्पीड कहा जाता है, चाल कहा जाता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हम लोग बात करते हैं तो वो स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस की जब बात करेंगे, तो डिस्टेंस क्या है, जिसका हम लोग पूरा पाथ का लेंथ, रास्ते का लंबाई अगर हम जोड़ जाड़ करके बता देते हैं वो होता है डिस्टेंस। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, वही आपका है स्पीड। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होगा, जैसे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया आपका स्पीड का यूनिट। अच्छा, अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत दूरी क्या होता है। तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड या फिर औसत दूरी उस दूरी को कहा जाता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, मान लिया कि हम यहां से यहां तक गए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए तो जितना हम दूरी तय किए, मान लिया कि हमने एक्स किलोमीटर दूरी तय किया, मान लिया कि हमने x किलोमीटर दूरी तय किया और कितने टाइम में तय किया, ठीक है, मान लिया t टाइम में तय किया, ठीक है, x किलोमीटर दूरी हमने तय किया टोटल और t टाइम में तय किया। तो याद रखिएगा जितना हम दूरी तय करते हैं, जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम हमने कितना लिया, टोटल टाइम, वही जब हम कर देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर एवरेज स्पीड से मतलब क्या है कि अगर हम किसी जगह पर किसी जगह गए और हम 50 किलोमीटर की दूरी तय किए, क्या 50 किलोमीटर की दूरी तय किए और हमें टोटल टाइम 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा 2 घंटा, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 50/2 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एवरेज बताया, औसत हम इतना चले हैं, लेकिन क्या हमेशा हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैं क्या, हमेशा ए से बी तक जाने में 50 किलोमीटर दूरी तय किए तो क्या ए से यहां पर भी 25 किलोमीटर से चल रहे थे, यहां भी तो ऐसा नहीं है, कहीं हम 25 से चल रहे थे तो कहीं 10 से चल रहे थे, कहीं 40 से चल रहे थे तो कहीं 30 से चल रहे थे। तो एवरेज की बात अगर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया कितने टाइम में, तो वो एवरेज आपको निकाल करके दे देता है। तो यहां से यही आप समझिएगा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है 2 घंटे के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसका स्पीड क्या है, यहां पर डायरेक्शन अगर नहीं बात किया गया है, अगर दिशा की बात नहीं करी गई है तो वो स्पीड है, क्या है, स्पीड है। तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन गति कर रही है, यात्रा कर रही है, ठीक है, 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 घंटे टाइम इसमें कितना लिया, 2 घंटा लिया। फिर क्या करता है, और अगले 2 घंटे, और फिर अगले 2 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे के लिए उसने अपना स्पीड को कम कर लिया और कितने स्पीड से चलने लगा, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कहता है बताइए ट्रेन की औसत गति क्या थी, एवरेज स्पीड क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जितना पूछा जाएगा उससे हम लोग ज्यादा ही करके जाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहां से देखिए अगर पहला जो उसने 2 घंटे के लिए दूरी तय किया किस स्पीड से चल रहा था, तो याद रखिएगा हम लोग अभी देखे थे कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पहला बार जो 2 घंटे के लिए इसने तय किया कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो देख लीजिए 2 × 300, तो कितना डिस्टेंस तय किया गया, क्या होगा, 600 किलोमीटर। कितना, 600 किलोमीटर डिस्टेंस पहला, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कितना डिस्टेंस तय किया, 600 किलोमीटर। अच्छा, अगला 2 घंटा में वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा, तो उस समय कितना दूरी तय किया होगा, तो डिस्टेंस जो दूसरा 2 घंटा के लिए किया, तो 220 × 2 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इतने कवर किया D1 + D2 600 किलोमीटर पहला बार में कवर किया और दूसरा बार में 440 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया 1040 किलोमीटर। और टोटल टाइम इसने कितना लिया, एक बार पहला जो डिस्टेंस तय किया था 2 घंटे में और दूसरा डिस्टेंस तय किया था 2 घंटे में, टोटल टाइम 4 घंटे का लिया। तो बताइए अब कि इसका एवरेज स्पीड ट्रेन का क्या होगा, तो ट्रेन का एवरेज स्पीड होगा 1040/4 कर लीजिए, हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर एक सवाल दिया गया है, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप सवाल का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं कि हमने स्पीड देख लिया, अब वेलोसिटी देखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में उसी प्रकार का अंतर है जिस प्रकार का अंतर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जिस प्रकार का अंतर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वही अंतर है स्पीड और वेलोसिटी
वेलोसिटी में। देखिए वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड था स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। वेलोसिटी में स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं, साथ ही साथ दिशा भी बता दिया जाता है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड ही है, दिशा के साथ अगर स्पीड बताया जाए तो वह हो जाता है वेलोसिटी, वह हो जाता है वेलोसिटी। स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब जब डायरेक्शन की ही बात कर देंगे तो डिस्टेंस नहीं होकर के डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। हम जब अगर बात करते हैं कि विस्थापन की दर को, तो ds/dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, v पर एरो लगा देते हैं। तो जब ये करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ds/dt, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वही यूनिट जो डिस्टेंस का था, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप समझ गए होंगे अभी तक क्या बात करना चाह रहे थे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक कार है, और एक कार का स्पीड था 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये कार चल रही है। अच्छा, वही कार, अगला कार है, वो इधर भी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मैग्नीट्यूड है, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड आपको बता दिया जाए कि इसका रफ्तार कितना है, तो ये क्या है, स्पीड है। लेकिन अगर यहां पर बता दिया जाए कि ये कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी, वो हो जाएगा आपका वेग। अगर यहां पर बता दिया जाए कि ये कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा में चल रही है, टुवर्ड्स वेस्ट है, तो ये उसका वेग बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे वेलोसिटी क्या होता है और डिस्प्ले स्पीड क्या होता है। जैसे एवरेज स्पीड था, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कवर किया एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले आपको निकालना होगा कि हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। और यह भी याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, वहां से बहुत कुछ क्लियर कर लेंगे न्यूमेरिकल में कि कैसे एवरेज वेलोसिटी में। यह भी ध्यान रखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, कि डिस्प्लेसमेंट हमने ए से चला था और ये पर ही चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर किया। ये नहीं कि पूरा जोड़ जाड़ करके वहां पर नीचे कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आप डिस्टेंस को आप बताएंगे, ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे वहां से समझ में आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कवर किया, टोटल टाइम, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हमें कितना टाइम लगा, ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। वैसे ही वहां पर भी बात करेंगे कि मान लिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने 50 किलोमीटर कवर किया, और कितने टाइम में कवर किया, 2 घंटे में कवर किया। तो 2 घंटे में कवर किया तो मेरा एवरेज वेलोसिटी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी 25 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह 25 किलोमीटर था, ये एवरेज है, औसत है। चलिए ये हमने देख लिया। अब आगे बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तत्काल। एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि हम बाइक लेकर के निकले और मान लिया कि कोई अगर आदमी आए 10-20, पक्का 10-20 में, और आके पूछे रुको रुको रुको, तुम्हारा स्पीड कितना था, तो इस टाइम पर 10-20 में हमारा स्पीड था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जो वो स्पीड बताएंगे वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब वेलोसिटी की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो हमेशा आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही बताता है, क्योंकि जैसे जैसे कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कुछ भी, तो जो उसका स्पीडोमीटर होगा वो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही बताता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस उस समय के वेलोसिटी के, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा स्पीड वो स्पीडोमीटर में बढ़ जाता है ना, 20 से 40 हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है, जैसे ही घटाते हैं तो वो घट जाता है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताता है, किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कार, बाइक, कुछ भी, चाहे वह सजीव हो, निर्जीव हो, उसका वर्तमान गति के बारे में बात करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सापेक्ष वेग, सापेक्ष गति भी होती है, और अगर गति मतलब क्या, जो अगर इस पे चाल करेंगे, सापेक्ष चाल, तो वो हो जाएगा आपका, जब डायरेक्शन की बात नहीं करते वो अलग है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, सापेक्ष वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले ये बताइए कि वेलोसिटी क्या है।
वेलोसिटी क्या है? अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जिस रेट से बदलता है, ठीक है? जिस रेट से कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है, वही तो है वेलोसिटी। वही तो है वेलोसिटी। जिस रेट के साथ कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे। अच्छा, उसके साथ रिलेटिव लग गया है। तो रिलेटिव का सीधा सा मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। रिलेटिव का सीधा सा मतलब क्या होता है? रिश्तेदार होता है भैया। और रिश्तेदार कब किसका? अपना हुआ है, ठीक? एक ही रिश्तेदार के लिए, मतलब हम एक आदमी हैं, चिंटू एक है, चिंटू। अब चिंटू का मामा के लिए चिंटू कुछ अलग, चिंटू का मामा के लिए चिंटू का स्वभाव अलग है। चिंटू का पापा के लिए चिंटू का स्वभाव अलग है, पापा छोड़ दो। मामा के लिए, चिंटू का चाचा के लिए चिंटू का स्वभाव अलग है। तो चिंटू एक ही है, लेकिन देखने वाला का नजरिया अलग अलग है। देखने वाला मतलब इसके रिश्तेदार जो हैं, मामा के लिए चिंटू सीधा बच्चा है, तो चाचा के लिए चिंटू बदमाश है। अगर मामा के लिए चिंटू बहुत बात सुनने वाला है, तो चाचा के लिए क्या है? बात सुनने वाला नहीं है। मामा के लिए चिंटू बहुत बदमाश लड़का है, तो चाचा के लिए मतलब एक ही लड़का है, एक ही लड़का है चिंटू, लेकिन इसके रिलेटिव इसको अपने-अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने-अपने नज़रिए से देखते हैं। अब वो ऑब्ज़र्व करते हैं अलग-अलग तरीके से, और उसको ऑब्ज़र्व अपने-अपने तरीके से करते हैं, तो वो कहलाता है रिलेटिव। अपने-अपने नज़रिए से, अपने-अपने नज़रिए से देखना, अपने-अपने नज़रिए से देखना ही कहलाता है कि वो उसका रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव है वो, ठीक है? सापेक्ष है, उसके सापेक्ष। मतलब हम तुम्हारे नज़र में अच्छे हैं, किसी और के नज़र में खराब होंगे। तीसरे के नज़र में अच्छे होंगे, तो किसी और के नज़र में और अच्छे होंगे। तो ये क्या है? हम वही आदमी हैं, लेकिन अलग-अलग लोग हमको अपने-अपने नज़रिए से देखता है, अपना-अपना रिलेटिव टर्म में देखता है, अपने-अपने सापेक्ष, अपने-अपने सहूलियत से देखता है। वो अपना ऑब्ज़र्व अलग-अलग प्रकार से करता है। तो वैसे ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वेलोसिटी कोई फिक्स टर्म नहीं है। किसी एक आदमी के लिए कोई कार अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर है, कार में बैठा हुआ लोग है, अगर बाहर नहीं देखेगा, तो उसका पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है, बैठे-बैठे सीट पर। तो कार में बैठे हुए लोग के लिए वो क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। तो देखिए, एक आदमी के लिए वेलोसिटी कार का 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो कि कार में बैठा हुआ है, वो बैठ करके देख रहा है कार का स्पीड को, तो कहता है, अरे हम तो बैठे हुए हैं, हम तो चेंज ही नहीं हो रहे। तो वो क्या कहता है कि हम रेस्ट कंडीशन में हैं। तो वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। वेलोसिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष पद है। वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है, याद रखिएगा। वेलोसिटी डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है? तो यह भी याद रखिएगा, वेलोसिटी डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है। वेलोसिटी डिपेंड करता है उसको ऑब्जर्व करने वाले पर। वेलोसिटी डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, उसको एनालिसिस कौन कर रहा है, उसका जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उस पर वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वो है, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। वो जो अलग अलग बॉडी है, या फिर रेस्ट कंडीशन में हो सकता है, या फिर मूविंग कंडीशन में हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक? यहां पर मान लिया कि कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, और यहां पर चिंटू का कार मतलब चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक? चुपचाप बैठा हुआ था। अब ये कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ने लगी, तो चिंटू, अच्छा बेटा, तुम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हो, चलो हम भी तुम्हारा पीछा करते हैं। और क्या किया, ये चिंटू जो है उसी कार के सापेक्ष में, उसी कार के डायरेक्शन में अपना गाड़ी को दौड़ाया। और जब ये अपने गाड़ी को दौड़ाएगा, तो जब ये जीरो जब इसका ये रेस्ट कंडीशन में था, तो इसका स्पीड क्या था? जीरो था, 0 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये रेस्ट कंडीशन में था, तो उस समय ये क्या देखा कि कार का स्पीड, कार का वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब ये स्पीड को बढ़ाया 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 और ये कार के पीछे पीछे आ रहा है, तो जब 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भी दौड़ने लगा, ठीक? अब जब ये चिंटू जो है अंदर में बैठा हुआ है, अब बताइए कि इसको ये कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ते हुए नजर आएगा, या फिर कुछ कम नजर आएगा? आप सोचिए, और इस बात को अभी ही सोचिए, तो आप बताएंगे कि ये कार जो है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, अब चिंटू को क्या लगेगा कि वो कम स्पीड से दौड़ रही है। और ये होता है रिलेटिव टर्म। ये क्या है? रिलेटिव टर्म। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड में जब ये मान लिया कि कार ए का स्पीड और कार बी का स्पीड,
तो हम क्या देखें, कार एक का स्पीड था 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड जब 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गया, तो क्या हो, जब स्पीड बढ़ रहा है तो उन दोनों के बीच का स्पीड इसको क्या लग रहा है, घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब एक स्पीड पर दोनों आ जाएगा, 100 किलोमीटर ये भी चल रहा है और 100 किलोमीटर ये भी, तो कभी आप ट्रेन पर बैठे होंगे तो एक गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उसी समय आपका भी ट्रेन 100 किलोमीटर, जब आप उस समय आप देखते होंगे कि दोनों गाड़ी क्या लगता होगा, अरे दोनों रुका हुआ है, ऐसा आपको लगता होगा, आपने कभी फील किया होगा। तो दोनों रुका हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसका स्पीड और इसका स्पीड आपस में क्या हुआ, बात कर लिया, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लिया, घट गया। तो याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में जब सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में होता है तो उसमें हम घटा देते हैं स्पीड को, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बढ़ा देते हैं। इतना केवल आपको ध्यान में रखना है, जोड़ देते हैं, ठीक है। इतना हम अभी डिटेल में रिलेटिव वेलोसिटी को नहीं करेंगे। तो यहां पर जब सेम साइड में, जैसे सी ए प्लस सी बी, तो यहां से ये कह सकते हैं कार ए का स्पीड है वेलोसिटी ए और कार बी का स्पीड है वेलोसिटी बी। तो कार ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, वो कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी ए बी का, ठीक। वो होता है वी ए में वी बी को घटा दीजिए, ठीक। मतलब कार ए के वेलोसिटी में कार बी का वेलोसिटी घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा उन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अगर यहां पर देखिए, कार ए इधर की ओर चल रहा है, कार बी इधर की ओर, तो यहां पर अगर कहेगा कि वेलोसिटी निकालिए ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है, वी ए का और वी बी घटा दीजिएगा, ठीक, जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर आपको एक बात पूछ लिया जाए कि मान लिया कि कार ए का स्पीड था 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और कार बी का स्पीड हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि बताइए बताइए आपको ये बताना है कि कार ए का और कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, ठीक। तो वी ए कितना है 10 और वी बी कितना है 20 है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि अरे माइनस में चला आया, -10 मीटर प्रति सेकेंड, -10 मीटर प्रति, और ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। तो चलिए यहां से हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसी को कह सकते हैं कि अगर वी बी ए करें, वी बी ए मतलब बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो बी का 20 था और ए का 10 था, तो घटाएं तो कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से रिलेटिव स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म, याद रखिएगा। वेलोसिटी पूरा का पूरा मोशन, जितना भी मोशन है, जितना भी गति है, जितना भी वेलोसिटी है, एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष है। वो डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है अपने नजरिए से। जैसे कि कोई आदमी है, किसी के लिए कोई ट्रेन अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, अगर वो नीचे से देखता है तो लगेगा ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन अगर ट्रेन पर वो खुद बैठा हुआ है तो उसे क्या लगेगा कि हम रेस्ट कंडीशन में हैं। तो ये सब क्या है कि देख कौन रहा है, किस जगह से देख रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस जगह से हम कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। ये चीज हो गया। आगे देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है, जब हम अपना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, जब अपना गाड़ी चलाते हैं तो वेलोसिटी क्या करते हैं, वेलोसिटी में चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, एक डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं। जैसे हम अपना गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा चलते हैं ना, ईस्ट में चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर चल रहे हैं, तो ये क्या है, वेलोसिटी है। अगर अपना गाड़ी चलाते चलाते हम अचानक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने लगे, तो ये कहते हैं कि अरे मैंने क्या किया, एक्सेलरेटर लिया। क्या किया, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर लो। तो एक्सेलरेट किया मतलब त्वरित किया गाड़ी को। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग चेंज करते हैं वेलोसिटी में, जब हम लोग वेलोसिटी में चेंज करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, हमेशा टाइम का तो रेस्पेक्ट आएगा ही। टाइम के साथ ही हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कभी चल रहे थे, और जब 20 किलोमीटर किए तो उस समय कुछ और टाइम हो रहा होगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, जो हम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं त्वरण, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। मान लिया कि जो इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और ये क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डीवी बाई डी होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम इस तरह से ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाय डी टी, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, जो जो क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
और पहले से यहाँ क्या हो, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट तो हम लोग जानते हैं सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का यूनिट। तो यहां से क्या समझा कि हमने ये समझ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वही कहलाता है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि हम क्या देखें अभी यहां पर कि एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब कांस्टेंट ये है कि जो स्पीड से हम चल रहे हैं, जो वेलोसिटी से हम चल रहे हैं वही वेलोसिटी से हर जगह चले। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो, तो वो क्या होगा कि जब कांस्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका क्या आता है? जीरो आता है। तो कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में, कोई चेंज ही अगर वेलोसिटी में नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज जीरो, और जीरो बटा कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेग नियत है, तो एक्सेलरेशन आपका वो आप एक्सेलरेट नहीं किए हैं, आप चुपचाप चल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और कभी आप एक्सेलरेटर नहीं लिए, तो आप क्या कहेंगे कि हमने कभी एक्सेलरेटर नहीं लिया था, एक्सेलरेशन मेरा कभी हुआ ही नहीं था, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हम चल रहे हैं। देखिए वेलोसिटी चेंजेज यूनिफॉर्मली। देखिए वेलोसिटी जो है एक डायरेक्ट वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होगा इसके पास, स्केलर को एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वेलोसिटी जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी के अगर मैग्नीट्यूड में भी अगर चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब मेरा चेंज होगा, एक्सेलरेशन बनेगा। और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी अगर हमको डायरेक्शन में भी अगर चेंज कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो याद रखिएगा चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, आपका वो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कहलाएगा एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर एक समान तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, एक समान से, कभी हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा किया, फिर थोड़ी देर में 20 किलोमीटर, फिर जाकर के, तो अगर एक समान वेग से, एक समान रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उस प्रकार के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कहलाता है हम एक्सेलरेट हुए हैं, त्वरित हुए हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं तो क्या वो वेलोसिटी डिक्रीज करना, या फिर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं तो वो रिटार्डेशन कहलाता है, डी एक्सेलरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? डी एक्सेलरेट कहलाता है। याद रखिएगा स्पीड अगर चेंज नहीं हो, स्पीड मेरा मतलब स्पीड जो है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। स्पीड चेंज नहीं हो लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन है, मतलब तब भी कहलाएगा कि हाँ एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, एक्सेलरेशन तो होगा भैया। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन जो अभी हम लोग बात किए थे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, तो वही बात होता है यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बॉडी का जो पोजीशन होता है, कोई एक जो उसका कोऑर्डिनेट होता है, मान लिया टी टाइम पर ये आर इसका पोजीशन है, तो वेलोसिटी क्या होता है? अगर पोजीशन में चेंज हुआ तो वेलोसिटी है, अगर पोजीशन में चेंज हुआ तो वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है, और v बराबर हमने क्या देखा था? डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, एक मिनट इसको यहाँ पर समझाते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ पोजीशन हम मान लिए, पोजीशन में चेंज क्या होता है? पोजीशन में चेंज होता है आपका वेलोसिटी, ठीक, और वेलोसिटी में चेंज कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, क्योंकि डी आर बाई डी टी वी की जगह, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको जरूरी नहीं है, अगर समझना हो तो समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़का दौड़ रहा है, दौड़ते 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 अपना स्पीड को क्या किया? बढ़ा लिया, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ाया। अगर स्पीड अपना बढ़ा लिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाया तब भी वेलोसिटी चेंज हुआ, और तब वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसका मतलब कि ये एक्सेलरेट हुआ है। देखिए आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज
आई एम स्पीडिंग अप, मतलब मैंने स्पीड को बढ़ाया इसीलिए मैं एक्सेलरेट हुआ हूं। आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, मतलब मैं पहले बहुत तेजी से चल रहा था फिर धीरे अपना स्पीड कर लिया। लेकिन धीरे स्पीड किया तो चेंज तो हुआ ना भाई, पहले कुछ और था बाद में कुछ और चेंज हुआ है, तो इसका मतलब मैं एक्सेलरेट हुआ हूं। मैं क्या हुआ हूं? एक्सेलरेट हुआ हूं। चाहे एक्सेलरेशन क्या हुआ? रिटार्ड हुआ, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेट हुए। मैं यहां पर एक मधुमक्खी है ये बोल रही है कि मैं जो है वेलोसिटी, मैं चेंज अपना स्पीड में चल रही हूं, मैंने भले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ रही हूं, मेरा स्पीड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही हूं, मैं अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही हूं। तो डायरेक्शन चेंज करूंगी तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मैं भी एक्सेलरेट हो रही हूं। तो आप समझ गए कि चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो एक्सेलरेशन होगा, चाहे मैग्नीट्यूड बढ़े एक्सेलरेशन होगा, चाहे मैग्नीट्यूड घटे एक्सेलरेशन होगा, घटने वाला डी एक्सेलरेशन कहलाता है, चाहे डायरेक्शन में चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज अगर हुआ तो एक्सेलरेशन होगा। तो आप अभी तक एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए समझ गए होंगे आप यहां से मतलब देखकर ही समझ आ रहा होगा, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मतलब क्या? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी मूव करे, अगर मोशन में हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमेशा थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट द लेंथ, उसका वेलोसिटी हमेशा सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति से वह क्या कर रहा है? स्पीड में है। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लिया कि कोई कार है, टी बराबर 0 टाइम से स्टार्ट किया, और एक टी बराबर 1 घंटा, जब उसका 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, और टाइम के साथ इसका स्पीड देखिए, इस जगह पर भी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, यहाँ भी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, आगे भी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो एक समान गति से, एक समान गति से, यानी इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है थ्रू आउट द पाथ। समय बढ़ रहा है लेकिन इसका जो, देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन इसका स्पीड जो है एक समान गति से बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिएगा इसका जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समांतराल में समान दूरी तय करता है। देखिए क्यों नहीं करेगा भाई समान दूरी तय? दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। मान लिया कि 1 घंटे का यहाँ जो टाइम इंटरवल है, 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो ये कितना दूरी तय किया होगा? 10 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। अगला 1 घंटे में ये कितना दूरी तय किया होगा? देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ रहा है, तो अगला 1 घंटे में भी ये 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी ही तय किया है, और उसके बाद भी ये एक ही गति से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर, मतलब ये थ्रू आउट द लेंथ हर 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चलता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बस, कोई बाइक, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वह एक समान अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, जैसा कि हम यहां पर देख लिए। अब आगे देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें मोशन एक कॉन्सिस्टेंट नहीं है। बॉडी का जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, कंसिस्टेंट नहीं है। कभी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो कभी दौड़ ही नहीं रहा, जीरो हो गया, बैठ गया, मतलब स्पीड कुछ नहीं। तो इस टाइप के अगर मोशन में कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ कभी इसका जो डिस्टेंस, ये देखो ये तो हो गया कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में ये अपना स्पीड को चेंज कर दे रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पिछला जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा क्या? वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा क्या? तो नहीं जी नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ नहीं होगा। एक्सेलरेशन बराबर जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी का चेंज जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ऐसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, और वेलोसिटी में चेंज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। लेकिन बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जहां पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यहां एक्सेलरेट हुआ है या नहीं? तो हाँ हुआ है। पहला ही बार देख लीजिए, 10 से 30 हुआ, एक्सेलरेट हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जीरो यहां नहीं है। वेलोसिटी में कभी वेलोसिटी इसका जीरो हुआ था? नहीं, वेलोसिटी इसका
कांस्टेंट नहीं, याद रखिएगा वेलोसिटी इसका कांस्टेंट कभी नहीं था, ये होगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं था, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, इस तरह के मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो उसका स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, उसका स्पीड बदल रहा है टाइम के साथ, और वो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा। वो 1 घंटे में मान लिया कि पहला घंटा में वो 10 किलोमीटर दूरी तय किया, तो अपना स्पीड को जैसे ही बढ़ाया, तो बताइए दूसरा घंटा में वो 10 किलोमीटर दूरी ही तय किया होगा? नहीं। अगला बार वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो अगला घंटा वो 30 किलोमीटर दौड़ गया। अच्छा, तीसरा घंटा में क्या, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर तय कर लेगा। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत इजी है, 5 मिनट का चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज आज का यही रहेगा, अगला क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग ये देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे कि यहां पर आपको ये कैसे आया, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, किस तरह से आया, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये नहीं, बस आपको ये याद रहेगा, ये जो इक्वेशन है ये याद रहेगा, तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे, आसानी से बनेंगे, ठीक है। हमको न्यूमेरिकल बनाना है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना होगा। देखिए v बराबर क्या है, v बराबर u+at। अच्छा, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग आपको दिया रहेगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग आपको दिया रहेगा u, ठीक है, उसे u से डिनोट करते हैं। v होता है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, तो ये आपको दिया रहेगा। और टाइम तो जान रहे हैं, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस सब में कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा, आपको निकालने बोलेगा, तो v बराबर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, हमें इसके इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, हमें निकालना क्या है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी तो आप जानते हैं क्या होता है, ए जानते हैं एक्सेलरेशन होता है, ए यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और एस क्या है, एस है आपका डिस्टेंस, आपने कितना कवर किया। तो ये सब फॉर्मूला है, आपको एक बार इसको देख लेना है। v बराबर u+at याद हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर s बराबर, इसी को अगर हम लोग दोनों को मिला दिया जाए तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, s बराबर यू प्लस v और टी, ठीक है। और यहां पर देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी। और यहां पर आप देखिए, जब जब यहां पर क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन डिटार्ड हो रहा हो, रिटार्डेशन हो रहा हो, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन होता है, एस बराबर वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसके बाद एक और इक्वेशन होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं एस एन बराबर यू प्लस हाफ हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। जहां एस एन क्या है, एस एन क्या है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कवर किया जाता है किसी भी बॉडी का nth सेकंड में, कोई टाइम दे दिया जाएगा, मान लिया 5वां सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड अगर निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये जितना भी फॉर्मूला है आप इसको देख लीजिएगा, सब कुछ हम लोग का कवर हो गया। इसके बाद जो है अगले क्लास में हम आगे की बात करेंगे, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे साइंस में नहीं छूटने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपके सामने हम लाने को तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप